शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम बोहर रेडियस फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। बोहर ने जो सबसे बेसिक एटम यूज़ किया था वो हाइड्रोजन एटम था, बिकॉज के ये सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी थी एलिमेंट की, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना आसान था। ठीक है, और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बोहर रेडियस को, तो स्टार्ट करने से पहले हम बोहर के लिए जो एटम है हाइड्रोजन एटम, उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हाइड्रोजन का एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ज़ीरो है, लेकिन इस केस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन जो होता है इसमें सिंपली 1 होगा, न्यूट्रॉन इसमें 0 होगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बोहर ने इसके लिए पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए थे कि जो एटॉमिक नंबर है एटम का वो किससे होता है, जी के साथ उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा ड्यू टू दिस प्रोटॉन वो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव, जेड ई पॉजिटिव। अब टोटल जो चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर वो जेड ई पॉजिटिव होगा। जेड एटॉमिक नंबर होगा उस एटम का, और जो ई पॉजिटिव होगा वो उस प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो कंबाइनली जो चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर ड्यू टू द प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो ई पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पैरामीटर्स हैं, एम मैस होगा और वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ये मूव कर रहा है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, वो क्या है, यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हैं, आर। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर्स हम डिफाइन कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन करेंगे, इज इक्वल्स टू Z, और चार्ज का जो सिंबल होगा इज इक्वल्स टू E, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल। अगर आप चार्ज ऑन प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो E पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो E नेगेटिव। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZE पॉजिटिव, और जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो कितना है, वो 1 होगा। तो ये जो टर्म है जस्ट ई पॉजिटिव के ऊपर रिड्यूस हो जाती है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है, ये कितना हो जाएगा, ई नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हम जो करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, एक तो हमने ये टर्म की, दूसरा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आर। जो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आर लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब जो बोहर ने सबसे पहला पोस्टुलेट रेज किया था उसके लिए ये था कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइज करेगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये एक पूरा एक पॉजिटिव पार्टिकल बन चुका है, और ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, और जो कि वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी सर्कुलर के हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, टेंजेंशियल, ये ऐसे मूव करता जाएगा। यहाँ पे जो पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उस वक्त राइज होती हैं जब चार्जेस रेस्ट के ऊपर होते हैं, उनकी वेलोसिटी 0 होती है। तो सबसे पहला जो था यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि F
ई जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे इज़ इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो एग्जैक्ट फार्मूला है FE का वो आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पे चार्जेस क्या हैं, Q1 हमारे पास क्या है ZE स्क्वायर और Q2 क्या है E। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं FE इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ZE इंटू E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे हम उसकी नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं। यहाँ पे E पॉजिटिव नहीं लिखा गया, E नेगेटिव नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो FE जो इक्वेशन फाइनल बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये जो यहाँ तक जो बात हो रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस विच इज़ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अभी बात की जाएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जाएगी। जब कोई बॉडी, यहाँ पे चार्जेस हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिक अगर चार्जेस के अलावा भी बात करें तो जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करता है तो उसको कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो दूसरा पॉइंट रेज हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पे जो हम लिखेंगे दिस इज FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ये जो फोर्स थी सेंट्रीपिटल फॉर mv स्क्वायर ओवर r। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया जाता है। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बोहर FE इज इक्वल्स टू FC। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इन दो फोर्सेस का बराबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर R, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व आउट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर नहीं आएगा, mv स्क्वायर ओवर R। ये R और ये R आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन जो रिड्यूस होगी ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 ओवर R इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमने रेडियस के लिए टर्म निकालनी है। तो ये R जो है इसको हम सेपरेट आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये mv स्क्वायर इधर आ जाएगा तो R इज़ इक्वल्स टू ZE स्क्वायर, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू v स्क्वायर। अच्छा, आपको नज़र तो आ रहा होगा कि रेडियस के लिए टर्म आ चुकी है, लेकिन इसमें कुछ मतलब अनसर्टेनिटीज़ हैं जो कि हमने रिजॉल्व करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बोहर कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ये आएगी कि यहाँ पे एक टर्म आपको नज़र आ रही है, उसको मैं अलग करके लिख देता हूँ v स्क्वायर, v की टर्म। बाकी चीज़ें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर मज़ीद लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर v स्क्वायर। ये टर्म है कि यहाँ से हम इसको ईज़िली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है कि हम साइमल्टेनियसली द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड साइमल्टेनियसली। एक चीज़ को आपको स्किप करना पड़ेगा, पोजीशन। जैसे ये मूवमेंट में हम एकदम से उसकी वेलोसिटी भी नहीं एग्जैक्ट बता सकते और ना उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो एक और बात की थी बोहर ने कि इसको रिजॉल्व करने के लिए एक नई टर्म के अंदर, नए पैरामीटर्स के अंदर, तो उसने एक नया इंट्रोडक्शन दिया था एंगुलर मोमेंटम के हवाले से। एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम की बात की गई थी। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है, अब ये जो टर्म हमने लिखी है इससे हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करके कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम v को अलग कर देते हैं, nh/2π इंटू mr। अब ये मज़ीद क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे स्क्वेयर चाहिए। ठीक है, स्क्वेयर करेंगे तो n स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर 4π स्क्वेयर m स्क्वेयर ओवर r स्क्वेयर। इसको अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/v स्क्वेयर 4π स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर h स्क्वेयर। तो ये जो अब वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/v स्क्वेयर की, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/v स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 3 इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू ze स्क्वेयर 4π एप्सिलॉन m इंटू 1/v स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, 4π स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ठीक है, अब जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर देंगे। 4 से क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो सकता है, एक m से m और r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ये चीज़ उधर जाके यहाँ पे बच क्या रहा है, 1 इज इक्वल्स टू ze स्क्वेयर ओवर एप्सिलॉन इंटू पाई m r और n स्क्वेयर h स्क्वेयर। तो r की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ze स्क्वेयर पाई m। यहाँ से अगर इसको आर एन के लिए टर्म फाइंड आउट की जाए तो आर एन इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ई स्क्वेयर पाई एम, ये जेड आ गया, इसके साथ क्या हो जाएगा एन स्क्वेयर। यहाँ पे अगर हम लास्ट पे हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वेयर एप्सिलॉन ई स्क्वेयर पाई और एम। ठीक है, तो ये साथ में क्या आ जाएगा एन स्क्वेयर। अब z यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ ही कि आर एन जो हमारे पास आ रहा है दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वेयर। ये लास्ट टर्म आ जाती है बोहर रेडियस के लिए कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वेयर। ये कैलकुलेशन की थी बोहर ने हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर nth। ये हम n लिख रहे हैं कि इसका जो फाइनल वैलेंस शेल होगा उसके लिए इतना रेडियस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियस का कंपैरिजन भी सीखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इससे हम दूसरे एलिमेंट्स का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।